Good morning, students. Welcome in our online classes, Standard 8th. This is our social science period, and myself, Vikram Sharma. Dear students, our chapter number 15, India Marches Ahead, is going on, and in this chapter today, we will discuss Indian democracy. भारतीय राजनीति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. भारतीय जो प्रजातंत्र है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. सो लेट स्टार्ट. देखिए, कल आपका इंडिया ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस हमने टॉपिक किया था और कल इस टॉपिक का छोटा सा पार्ट रह गया था, तो आज उसे करते हैं. इंडिया अडोप्टेड द पाथ ऑफ प्लान डेवलपमेंट फ्रॉम द पैटर्न दैट वाज फॉलोड बाय अर्लियर यूएसएसआर. देखिए, भारत में जो 5 ईयर प्लान चलता है, यानी कि पंचवर्षीय योजना से हिंदी में कहते हैं, उस वो लागू किया गया है. और ये जो प्लान है, 5 ईयर प्लान है, ये भारत ने कहाँ से डेवलप लिया है पैटर्न. ये भारत ने पैटर्न जो पहले सोवियत संघ था, सोवियत संघ जिसमें रशिया समेत 15 कंट्रीज थे, तो वहाँ से लिया है. यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या, देखिए, अब यूएसएसआर नहीं रहा, पहले यूएसएसआर था, तो अब तो यूएसएसआर है जो सोवियत संघ विभाजित हो गया है. इसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी कि ऐसे 15 देश थे जो समाजवाद को मानते थे और उन्होंने एक संघ बनाया हुआ था. वहाँ से हमने 5 ईयर प्लान पैटर्न जो फॉलो किया है. 5 ईयर प्लान्स वर मेड टू एंश्योर सिस्टमेटिक प्रोग्रेस इन ऑल सेक्टर्स. 5 ईयर प्लान के अंदर क्या होता है कि हम इस तरह की योजनाएं बनाते हैं कि हर एक सेक्टर के अंदर प्रोग्रेस सिस्टमेटिक तरीके से हो सके. द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1950. 5 ईयर प्लान बनाने के लिए एक प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में की गई थी. जो आप जिसे प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, ऐसा एक आयोग था, एक ग्रुप था जो 5 ईयर प्लानिंग कमीशन था. 1950 के अंदर इसकी स्थापना की गई. द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज प्रेजेंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1951 टू 56. देखिए, पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, वो 1951 से 1956 तक चली थी. किसके द्वारा शुरू की गई? बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू इन पार्लियामेंट में, संसद में जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने शुरू की थी. एट प्रेजेंट वी आर इन द 30th 5 ईयर प्लान. अब हमारा जो है 13वां 5 ईयर प्लान 2017 से 2022. देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप जरा ध्यान दें. पहले बुक में, बहुत सारी बुक्स में आपके 12th है, लेकिन अभी 30th चल रहा है हमारा 2017 टू 2022 जो चल रहा है. इन 2015 द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग. और 2015 में क्या हुआ था कि जो प्लानिंग कमीशन था इसको बदल दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई. देखिए, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग और द फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग की? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ठीक है, नीति आयोग NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, was formed in 2015. It is a policy think tank of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. भारत का पॉलिसी थिंक टैंक है जो कि नीति निर्माता है. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टू रिप्लेस द प्लानिंग. जो हमारे प्रधानमंत्री हैं एट प्रेजेंट नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे, उस गवर्नमेंट के द्वारा 2015 के अंदर रिप्लेस किया गया था. ठीक है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया was followed the top-down model, and the started aim of Niti Aayog's creation is to foster involvement and participation by state government in economic policy making process. इसमें क्या था कि जो भारतीय जो राज्य हैं हमारे भारत के, उनके मुख्यमंत्री और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, उनके राज्यपाल भी मिलकर के जो हमारी पॉलिसी है, पॉलिसी निर्माण के अंदर अपना सहयोग देते थे, यानी कि एक संघ के रूप में कार्य करते थे. इसलिए नीति आयोग की स्थापना की गई. The emphasis is on bottom-up approach to make India more move towards a cooperative federalism. इस फेडरेशन, इसमें भारत को एक मजबूत संघवाद की तरफ ले जाने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई. नाउ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय प्रजातंत्र. देखिए, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र. द पाथ दैट इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू फॉलो वाज प्लान ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इटसेल्फ. देखिए, जो भारत ने प्लान अपनाया था, प्लान किया था इंडिपेंडेंस से, हमारी आज़ादी से पहले, फ्रीडम से पहले, जो भारत ने आत्मनिर्भरता का प्लान किया था, उसे ही इन्होंने
फॉलो किया है, यानी कि जो हमारे देश ने सोचा था कि हम प्रजातंत्र अपनाएंगे या जितनी भी उन्होंने पॉलिसीज अपनाई थी उनको ही फॉलो किया है। इट एम्ड एट वेस्टिंग द सोवन पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। इसका मुख्य क्या उद्देश्य था कि जो भारत की सत्ता है वो लोगों के हाथ में रहेगी। हैंस इंडिया ऑप्टेड फॉर अ डेमोक्रेसी, इसलिए भारत ने डेमोक्रेसी को अपनाया। आज़ादी से पहले हमारे देश के जो नेता थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, मुख्य नेता थे, उन्होंने मुख्य नेता के पूरी जनता ने डिसाइड किया था कि आज़ादी के बाद भारत की जो सत्ता है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगी, आम जनता के हाथ में रहेगी। इसलिए भारत में डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, प्रजा मीन जनता, तंत्र मीन शासन, जनता का शासन जनता के हाथों में रहेगी, इसलिए डेमोक्रेसी को अपनाया गया। इट वॉज नेसेसरी टू हैव अ सिस्टम वेयर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड बी रिप्रेजेंटेड। इसलिए ये जरूरी था कि हमें ऐसा सिस्टम अपनाना है जिसमें सोसाइटी के हर एक सेक्शन, प्रत्येक व्यक्ति को रिप्रेजेंट हो, यानी कि हर एक तबका, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक तबका, प्रत्येक समाज का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। एवरी कम्युनिटी, रिलीजन एंड लैंग्वेज वुड इंजॉय इक्वल स्टेटस, कि सभी, चाहे कोई भी समुदाय हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी भाषा हो, किसी वर्ग के लोगों, सभी का एक समान इक्वल स्टेटस हो, सभी एक समान हो। इक्वलिटी मीन्स, यहाँ पर इक्वलिटी का मीन क्या था? इक्वलिटी मीन ये नहीं है कि सभी अमीर होंगे या सबके पास रहने के लिए महल होंगे। इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, के सभी के जो स्टेटस है या सभी एक समान होंगे, कोई छोटा बड़ा किस जातिगत आधार पर, भाषा के आधार पर कोई व्यक्ति किस तरह का छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है जी। स्टेटस मीन प्रतिष्ठा, सभी लोग अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर भारतीय नागरिक होंगे, सभी एक समान होंगे और सभी को जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं, बिना किसी भेदभाव के दिए जाएंगे। इसका मीन ये था। ये नहीं है कि कोई ब्राह्मण है उसको ज़्यादा सुविधा दी जाएंगी, कोई दलित है, हरिजन है, उसको कम सुविधा दी जाएंगी, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसा नहीं था। इक्वलिटी का मीन है सबको सेम अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करना। आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ आल्सो प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमारी डेमोक्रेसी ने, जो गवर्नमेंट है, हमारी जितनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई हैं, उन सब ने जो हमारे बैकवर्ड्स, यानी कि जो हमारे दलित सेक्शन है, समाज का जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके इंटरेस्ट की को भी उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, उसको ऊपर, उनकी जो सुख सुविधाएं हैं उनको ऊपर उठाने की का कार्य किया है। देखिए, इन 1947 वी वर 400 मिलियंस, हम लोग, हमारी जनसंख्या सिर्फ 400 मिलियन थी, बट नाउ आवर कंट्री ओवर 1.3 बिलियन पीपल। लेकिन अब 1.3 बिलियन पीपल, 1 करोड़ 30 लाख पीपल हो चुके हैं। तो 1 करोड़ 130 करोड़ हो चुके हैं अब तो हम। 130 करोड़ किसे कहते हैं, जनसंख्या हमारी हो चुकी है। द कांग्रेस अंडर जवाहरलाल नेहरू कंट्रोल द रेंज ऑफ द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1964। देखिए, हमारी स्वतंत्रता से लेकर के 1947 से लेकर 1964 तक जो है सत्ता पर, यानी कि हमारे जो जवाहरलाल नेहरू के अंडर शुरू हुई थी कांग्रेस की सत्ता, और 1964 तक उन कांग्रेस का ही शासन रहा। बट द ईयर ऑफ 1967 proved to be a turning point when some state parties, regional parties came into prominence। लेकिन 1967 के अंदर क्या हुआ, एक टर्निंग पॉइंट आया जब कुछ स्टेट पार्टीज या फिर क्षेत्रीय पार्टियां उभर करके राजनीति में आ गई। देर वॉज अ पीरियड, यानी कि 1967 के अंदर सत्ता चेंज हो गई। देर वॉज अ पीरियड ऑफ एक्चुअल डेमोक्रेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये भारतीय जो प्रजातंत्र है, भारतीय राजनीति में एक्चुअली प्रजातांत्रिक सरकार का गठन है, प्रजातांत्रिक प्रणाली की शुरुआत थी। आफ्टर द गांधी फैमिली डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिकल सीन टिल 1977। और 1977 तक बिना जो गांधी जी के गांधी फैमिली के बाद, यानी कि इंदिरा गांधी, जो राजीव गांधी, इनकी फैमिली के बाद जो इंडियन पॉलिटिकल का सीन रहा है, का समय रहा है। इन स्पाइट ऑफ ऑल चेंजेस एंड चैलेंजेस, इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ नॉट फ्लैटर्ड फ्रॉम इट्स ऑनवर्ड मार्च। देखिए, कुछ चेंजेस और चैलेंजेस के होते हुए भी जो हमारी डेमोक्रेसी है वो किसी भी तरह से पीछे नहीं हटी है, ना ही वो लड़खड़ाई है, यानी कि हमारे देश ने दिन प्रतिदिन हर मामले के अंदर प्रगति की है। सो स्टूडेंट्स, आप यहीं तक इसको पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इफ एनी डाउट एंड इंक्वायरी देन कॉल मी।